हेलो एवरीवन, आई एम विशाली। सो आज से स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी बुक क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर विच इज़ सेट। ठीक है। सेट के बारे में सबसे पहले आपको इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। जब भी आप मैथ्स करें तो कोशिश करें कि उनकी डेफिनेशन समझें, डेफिनेशंस में क्या कॉन्सेप्ट दिए हैं वो समझें और उसके बाद उस एप्लीकेशन को क्वेश्चंस में अप्लाई करें। तो अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि जब भी आप किसी सेट के बारे में बताएंगे तो वहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट्स आप लेके चलेंगे पहले वो वेल डिफाइंड होने चाहिए, वो उस सेट के अंदर आने चाहिए। ऐसे कलेक्शन को हम लेके चलेंगे जो कि वेल डिफाइंड होगा। अब इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप ले सकते हैं, जैसे कि अगर आपने 5 बच्चे आपके क्लास में हैं तो आप उनसे सेट बनवा सकते हैं कलर्स का। रेनबो कलर्स के रिस्पेक्ट में किसको सबसे अच्छा कलर लगता है कि कलेक्शन ऑफ रेनबो कलर्स, तो सब अपने अपने रेनबो कलर्स में 7 कलर्स होते हैं तो सब लोग उसमें से 5 कलर्स का सिलेक्शन बता सकते हैं। तो यहाँ पे वेल डिफाइंड कलेक्शन हुआ। हमने ये नहीं कहा कि देयर इज़ एनी रैंडम कलर फ्रॉम द वर्ड यू हैव टू सेलेक्ट। इसमें वेल डिफाइंड हमने क्या करा कि हमने रेनबो के 7 कलर्स ही लिए, उसमें से ही आपको सेट बनाना है। इसी तरीके से अगर आप क्रिकेटर्स का सेट बनाएं तो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के डिफरेंट डिफरेंट क्रिकेटर्स होंगे, लेकिन जब आप कहेंगे क्रिकेटर्स इन इंडिया तो आप उस सेट को वेल डिफाइंड कर रहे हैं। ठीक है। या फिर द सेट ऑफ द गर्ल्स हु हैव हाइट फ्रॉम दिस टू दिस इन योर क्लास, तो आप इन चीज़ों को वेल डिफाइंड बना रहे हैं। इस तरीके के कलेक्शन को हम सेट कहते हैं। ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। अब ऑब्जेक्ट्स हों, एलिमेंट्स हों या मेंबर्स हों, वो क्या होता है, ऑफ अ सेट आर सिनोनिमस टर्म्स। हम जब किसी भी सेट को बता रहे हैं, जैसे हमने कहा कि हमारे पास जो सेट है वो कलर्स का है, लेट रेड ग्रीन ब्लू वाइट, हमने 4 कलर्स ले लिए। तो ये रेड ग्रीन ब्लू किसी भी सेट के अंदर आ रहे हैं तो ये हैं क्या, ये उसके एलिमेंट्स हुए सेट के। उनको अलग अलग नाम से बुलाया जा सकता है, जैसे सेट के मेंबर्स भी कह सकते हो, सेट के एलिमेंट्स भी कह सकते हो, या फिर सेट के ऑब्जेक्ट्स भी उनको कह सकते हो। इसीलिए सिनोनिमस कहा गया, मतलब उसके ही सिनोनिम होगा। सेट आर यूजुअली डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर्स। जब भी किसी सेट को आप लिखते हैं या बताते हैं तो आप हमेशा सेट को कैपिटल लेटर से शो करते हैं। जैसे मैं कहूँगी कि मैंने एक सेट लिया है एक्स विच इज़ द कलेक्शन ऑफ द नंबर ऑफ द नंबर ऑफ द गर्ल्स हु हैव अचीव्ड मोर देन 80% मार्क्स इन योर क्लास। तो जो ये एक्स हुआ ये आपका उन कलेक्शन ऑफ गर्ल्स का नेम हुआ जिनके 80% से ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं। समझ में आया? तो इसी तरीके से हम एक्स यूज़ कर सकते हैं, ए यूज़ कर सकते हैं, एम यूज़ कर सकते हैं, एस यूज़ कर सकते हैं। तो कैपिटल लेटर्स को किस लिए यूज़ किया जाता है? सेट को डिनोट करने के लिए। द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय द स्मॉल लेटर्स। अभी आपको बताया, जब मैं सेट को अगर मैं एक सेट लेके चल रही हूँ, इसके अंदर के एलिमेंट्स मुझे अगर दिखाने हो तो उनको शो करने के लिए मैं क्या करूँगी, स्मॉल लेटर्स का यूज़ करूँगी। तो मुझे इतना तो समझ में आया कि सेट को दिखाने के लिए मैं कैपिटल लेटर यूज़ करती हूँ, उस सेट के अंदर के एलिमेंट्स को दिखाने के लिए एक्स वाई जेड मैं इस तरीके के स्मॉल लेटर्स का यूज़ करती हूँ। तो ये क्या है, ये जो पैरेंथेसिस यूज़ की गई है इसको कहते हैं बॉडी ऑफ सेट। जब सेट को लिखते हैं तो सेट के एलिमेंट्स को लिखने के लिए कोई चीज़ बनानी पड़ेगी ना, इसलिए इन पैरेंथेसिस को यूज़ किया जाता है जो सेट की बॉडी कहलाती है। ये हो गई क्या, इसके मेंबर्स या एलिमेंट्स। ठीक है। ये हो गया इसकी बॉडी ऑफ द सेट और ये क्या हो गया, सेट का नेम। ठीक है, कि हमारा सेट क्या है, कैपिटल बी से हम इस सेट को डिनोट कर रहे हैं। अब नेक्स्ट पे आते हैं, द एलिमेंट ऑफ आवर सेट इज डिनोटेड बाय द स्मॉल लेटर। अब दूसरी चीज़, एक चीज़ और यहाँ बताते हैं जो थ्योरी में लिखी गई है कि हमने कहा हमारे पास एक बी सेट है, इसके अंदर ये 3 एलिमेंट्स है। सो एक्स भी बी के अंदर है, वाई भी बी के अंदर है और जेड भी बी के अंदर है। तो एक्स क्या है, क्या कहेंगे, एक्स बिलोंग टू बी। एक्स क्या है, एक एलिमेंट है बी का। वाई बिलोंग टू बी, वाई क्या है, एलिमेंट है बी का। और जेड क्या है, बी ए का एलिमेंट है। ठीक है। तो इसके लिए जो सिंबल यूज़ होता है ये, इसको हम कहते हैं बिलोंग्स टू के लिए यूज़ होता है, बिलोंग्स टू। ठीक है। वैसे इसको एप्सिलॉन बोला जाता है, नाम इसका एप्सिलॉन होता है, लेकिन अभी आप जब 12th क्लास में हैं तो आप बिलोंग्स टू इसको समझेंगे। ठीक है। अब मैंने कहा एक एफ एलिमेंट है, क्या ये सेट बी को बिलोंग करता है? नहीं। सो इट डज नॉट बिलोंग टू बी, नॉट बिलोंग टू बी। तो ये बी सेट का एलिमेंट नहीं हुआ। ठीक है। यहाँ पे यही दिखाया गया है इस पैराग्राफ में। मैं आपके साथ बुक भी करस्पॉन्ड करूँगी ताकि आप लोग अगर बुक खुद पढ़ना चाहें तो आप मेरी वीडियोस की हेल्प से बुक को यूज़ कर सकते हैं, और जो जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं मैं वो बुक के लाके आपको वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगी। ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ अ सेट ए, वी सेड ए बिलोंग टू ए। जैसे मैंने बताया ना, ए बिलोंग टू ए, इस तरीके से ए एक एलिमेंट है ए का।
नाउ दिस इज अ ग्रीक सिंबल जिसको एप्सिलॉन बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं, ये एक ग्रीक सिंबल है जिसका नाम एप्सिलॉन है, यूज टू डिनोट द फ्रेज बिलोंग्स टू। तो हर एक मेंबर जो भी सेट का हो उसको दिखाने के लिए हम बिलोंग्स टू सिंबल का यूज कर सकते हैं। बी इज नॉट द एलिमेंट ऑफ ए, लेट देयर इज अनदर एलिमेंट विच डज नॉट बिलोंग टू अ सेट, तो उसके लिए जो सिंबल यूज होगा वो होगा ये वाला, ठीक है, डज नॉट बिलोंग टू the set. So B does not belong to A. In this set V of vowels in English, A belongs to V but B does not belongs to V. In the set of prime factors of 30, 3 belongs to P but 15 does not belongs to P. समझ में आया? देखो यहाँ पे बता देती हूँ। यहाँ पे इन्होंने दो एग्जाम्पल्स लिए, एक लिया वॉवल सेट का और एक लिया सेट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30, ठीक है। तो हम पहले वॉबल्स वाला लेते हैं। देखो वॉबल्स वाले में क्या है, अगर मैं वॉबल्स ले रही हूँ तो एक सेट वी दिखा रही हूँ। वॉबल्स क्या होते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू। अब देखो ए भी है वी का एलिमेंट, ई भी है वी का एलिमेंट, आई भी है वी का एलिमेंट, ओ भी है वी का एलिमेंट, यू भी है वी का एलिमेंट। बट अगर कोई रैंडम बच्चा हमसे पूछ ले क्या मैम बी वी का एलिमेंट है, नहीं, तो बी जो है वी का एलिमेंट नहीं है। तो इसके लिए हम कैसा यूज़ करेंगे, बी डज नॉट बिलोंग्स टू वी। क्लियर है। अब नेक्स्ट जो इन्होंने सेट लिया, नेक्स्ट सेट जो लिया उसमें इन्होंने कहा कि प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30 के प्राइम फैक्टर्स लिए। तो भाई 30 के प्राइम फैक्टर्स कौन से फैक्टर्स हैं, वो क्या हैं, 2 है, 3 है और 5 है। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30 का हमने ये सेट बना दिया, इसको हमने दिखा दिया P से। सो P इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30। एलिमेंट क्या है, 2, 3, 5। अब ये पूछ रहे क्या 15 P को बिलोंग कर रहा है, इसमें 15 है, नहीं है ना, तो 15 डज नॉट बिलोंग्स टू P। इसका मतलब कि 15 जो है प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30 के सेट में नहीं आता। क्लियर हो गया। तो ये फर्स्ट पेज NCERT का हो गया। अब नेक्स्ट पेज में आते हैं। वेल डिफाइंड सेट्स होते हैं जिसको हम ऐसे डिफाइन है वैसे ही उन सिम्बल्स को यूज़ करते हैं। जैसे कि जब हम नेचुरल नंबर्स की बात करते हैं तो नेचुरल नंबर्स के लिए हम कैपिटल N का यूज़ करते हैं। इंटीजर्स है ना, इंटीजर्स नेचुरल नंबर क्या हुए, 1, 2, 3 सो ऑन, इनके लिए हम किस सेट को यूज़ करते हैं, कैपिटल N को, ठीक है। इसी तरीके से इंटीजर्स कौन से हुए, 0, +1, +2 सो ऑन, इधर -1, -2 सो ऑन, ये इंटीजर्स का कलेक्शन हो, इनके लिए हम यूज़ करते हैं Z। अगर इंटीजर्स पॉजिटिव इंटीजर्स हुए, मतलब कि पॉजिटिव इंटीजर जिसमें 0 और ये वाला साइड नहीं आएगा, तो इनको हम यूज़ करते हैं Z के ऊपर प्लस बन जाता है, दिस इज पॉजिटिव इंटीजर्स। रेशनल नंबर्स कौन से एलिमेंट्स होते हैं, द एलिमेंट्स विच इज रिप्रेजेंटेड बाय P upon Q such that Q should not be equal to 0 and P and Q belongs to the set of integers। सबको डेफिनेशन याद होगी ना, 8th क्लास में है ये NCERT में। तो ये सेट ऑफ इंटीजर्स है, मतलब फ्रैक्शन के सारे फॉर्म जो कि आपके P upon Q के फॉर्म में लिखे आ सकते हैं, जिसमें Q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है और P और Q आपके इंटीजर से आ रहे हैं जो कि आपकी टर्मिनेटिंग हो, ठीक है। तो ऐसे कलेक्शन ऑफ नंबर्स को आप क्या कहते हो, रेशनल्स। उनको दिखाने के लिए हम Q बनाते हैं। तो किस तरीके के एलिमेंट इसमें आए, जैसे कि 2 आया, 2/3 आया, 5/6 आए, इस तरीके के एलिमेंट्स के कलेक्शन को हम रेशनल्स कहते हैं। अब रियल नंबर्स क्या, जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स आ गए, नेचुरल्स भी आ गए, आपके रेशनल्स भी आ गए, इरेशनल्स भी आ गए। तो रियल नंबर सिस्टम को शो करने के लिए हम कैपिटल R को यूज़ करते हैं। इसी तरीके से जो सिर्फ पॉजिटिव रेशनल्स होते हैं उनको शो करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, Q, उसके सुपरस्क्रिप्ट में प्लस का साइन। इसी तरीके से रियल नंबर जो कि पॉजिटिव रियल नंबर हो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, R विद अ सुपर स्क्रिप्ट में प्लस का साइन, ठीक है। तो ये हमारे कुछ वेल डिफाइंड सेट के सिंबल्स हैं जो हम एज सच इनको यूज़ करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, दे आर द 2 मेथड्स फॉर रिप्रेजेंटिंग द सेट। सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास 2 मेथड है। अब भाई सेट हमें पता चल गया क्या होता है सेट, हमें पता चल गया कि सेट को किस तरीके से डिनोट किया जाता है, सेट के जो एलिमेंट्स हैं, मेंबर्स हैं, उनको कैसे डिनोट किया जाता है। लेकिन जो मैंने आपको कहा ना कि ये सेट की बॉडी है, इस बॉडी के अंदर सेट के एलिमेंट्स कैसे कैसे आप लिख सकते हो, तो उनको लिखने के लिए हमारे पास 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है रोस्टर फॉर्म, या फिर इसको टेबुलर फॉर्म भी कहा जाता है। दूसरा तरीका होता है हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो पहला तरीका होता है आपका रोस्टर फॉर्म। रोस्टर खुद ही मतलब किसी भी चीज़ को जब बनाते हैं और रोस्ट कर देते हैं तो ड्राई हो जाती है ना, तो वैसे याद करना कि रोस्टर फॉर्म में हम सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्स को दर्शाते हैं। जैसे कि अगर मैं ए सेट लूँ विच इज़ द कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स लेस देन 5, तो मेरे पास क्या एलिमेंट आएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरीके के एलिमेंट्स का कलेक्शन। तो सिर्फ और सिर्फ जहाँ पे आप सेट के एलिमेंट्स को लिखते हो ऐसे कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, रोस्टर फॉर्म या
या फिर इसको टेबुलर फॉर्म भी कहा जाता है। लेकिन जब आप किसी सेट को प्रॉपर डिफाइन करके बताते हैं कि सेट के अंदर एलिमेंट्स कैसे आएंगे और किस लिमिट तक आएंगे, जो रिप्रेजेंटेशन होगी एलिमेंट्स की वो कहाँ से आएगी, तो वो जो तरीका होता है दैट इज कॉल्ड एज सेट बिल्डर फॉर्म। तो इसमें कैसे लिखते हैं, ध्यान से देखो। x मतलब हम सेट के एलिमेंट्स के बारे में बता रहे हैं, तो हमने कहा लेट सेट का एलिमेंट कोई x से शो है, x सच दैट x इज नेचुरल नंबर्स लेस देन 5। ठीक है, अब इसको सिंबल्स की हेल्प से कैसे लिख सकते हो, a इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन इक्वल टू 5, ऐसे भी लिख सकते हो। ये एंड ना लिख के आप एंड ये वाला भी लिख सकते हैं, एंड नहीं लिख के आप कॉमा भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों चीज़ें चल रही है। ठीक है, समझ में आए। ये रिप्रेजेंटेशन कहलाती है आपकी सेट बिल्डर फॉर्म। अब आते हैं इनकी डेफिनेशंस में। रोस्टर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर लिस्टेड। इसमें आप एलिमेंट्स को क्या कर देते हो, लिस्ट कर देते हो। द एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमास एंड आर एनक्लोज्ड विद द ब्रेसेस। जो मैंने कहा था ना, बॉडी ऑफ सेट होती है, तो उस ब्रेसेस में आप उसको एनक्लोज करके लिख देते हो। फॉर एन एग्जाम्पल, द सेट ऑफ ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स के सेट के कलेक्शन को बनाओ, और कितने होने चाहिए, 7 से कम, 7 से लेस देन जितने भी इंटीजर्स है जो पॉजिटिव नेचर के, उनको लिखो। तो इंटीजर्स पता है पॉजिटिव कौन से, इवन पता है ना, 2 4 6 8 सो ऑन, तो 2 4 6 ये क्या हुआ है, पॉजिटिव इंटीजर्स, एंड लेस देन 7 है। तो ये आपका एक सेट बना। लेट इसको मैं ए से डिनोट कर रही हूँ, और ये सेट आपका किस रिप्रेजेंटेशन का फॉर्म है, दिस इज द रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म। नेक्स्ट आपका आया है दी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स विच इज डिवाइडेड बाय 42। ऐसे नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन करो जो 42 को डिवाइड करते हो। ठीक है, उनका कलेक्शन। ठीक है, तो 1 2 3 सबको समझ में आ रहा है ना। 3 डिवाइड करता है, 2 डिवाइड करता है, 6 7 4 21 42। तो इन सबको इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा, तो दिस इज द सेट विच रिप्रेजेंट्स द नेचुरल नंबर्स विच कैन डिवाइड 42। क्लियर है। नेक्स्ट एल, इसका एग्जाम्पल्स हैं ये कुछ। द सेट ऑफ वॉवल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, अभी बताया था आपको, AEIOU, और ये आपने कर्ली ब्रेसेस के अंदर दे दिया। नेक्स्ट, द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स रिप्रेजेंटेड बाय। अब ऑड नेचुरल नंबर्स, कभी कभी हमारे पास सेट में एलिमेंट्स जो होते हैं इनडेफिनेट आते हैं, मतलब कि जो नेवर एंडिंग हो, तो उनके लिए हम सारे तो नहीं लिख सकते, तो उनको दिखाने के लिए कि आगे हमारे एलिमेंट्स कंटिन्यू कर रहे हैं, हम इस तरीके से डॉट्स दिखा देते हैं। ठीक है, तो जैसे इन्होंने कहा कि सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, तो हमें पता है 1 3 5 7 9 इस तरीके के जो एलिमेंट्स हैं ये ऑड नेचुरल नंबर्स हैं, एंड दे आर नॉट एंडिंग, दे विल कंटिन्यू द टाइम विच यू वांट, और जहाँ तक आप आगे जाना चाहते हो, तो इसलिए इनको डॉट्स के थ्रू दिखा देते हैं। तो द डॉट्स, यहाँ लिखा है द डॉट्स टेल अस दैट द लिस्ट ऑफ द ऑड नंबर्स कंटिन्यूस इनडेफिनेटली, आगे तक कंटिन्यू हो रहे हैं। क्लियर है। अब नेक्स्ट पे आते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए जब भी आप सेट के बारे में पढ़ें, कि रोस्टर फॉर्म में जो ऑर्डर होता है इन विच द एलिमेंट्स आर लिस्टेड इज़ इममटीरियल। मतलब कि अगर आप हमारे को वॉवल्स का कलेक्शन दे रहे हो, तो मेरे को पता है कि वॉवल्स का कलेक्शन AEIOU इस तरीके से होता है। कोई ज़रूरी नहीं कि मैं इस तरीके से लिखूँ। एक बच्चा ऐसे लिख रहा है तो दूसरा बच्चा इसको AIEUO लिख रहा है, तो इसमें आपका जो पोजीशन है वो मैटर नहीं करती। ओके, सो यू कैन राइट द एलिमेंट्स इन anywhere. Okay, so position does not matter. First point clear है, which is very important point to be kept in a mind. इसमें नंबर आपके कटते नहीं हैं। Next important point is it may be noted that while writing the set in a roster form, a set is not generally repeated. ये हमेशा याद रखिएगा कि जो सेट के एलिमेंट्स हैं उनको आप कभी भी रिपीट नहीं करोगे। सेट फेमस ही इसीलिए होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है, प्लस द एलिमेंट्स ऑफ द सेट इज नॉट रिपीटेड। अगर 2 बार आ भी रहा है तब भी आप उसको एक ही बार रिप्रेजेंट करोगे। ऑल एलिमेंट्स आर टेकिंग एज डिस्टिंक्ट। फॉर एग्जाम्पल, अब इसने कहा कि लेटर्स, द सेट फॉर्म बाय द लेटर्स ऑफ स्कूल, तो हमें पता है S है, C है, H है, O है, O है, L है। लेकिन जब हम सेट बनाएंगे तो जो हमारे पास ये डबल O है इसको हम हटा देंगे, और हमारे पास जो सेट के एलिमेंट्स अब बनेंगे वो हमारे पास बनेंगे SCHOL। ठीक है, ये सेट के एलिमेंट्स बनेंगे।
सो आज की वीडियो यहीं फिनिश करते हैं। प्लीज़ कमेंट के द्वारा ज़रूर बताइएगा कि ये मेरी पहली वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आपको समझ में आए जो भी मैंने आपको बताया तो प्लीज़ कमेंट के द्वारा बताइएगा, और आप और क्या नए टॉपिक्स पढ़ना चाहते हैं वो भी मुझे बता सकते हैं। क्लासमेट्स के साथ इन वीडियोज़ को ज़रूर शेयर करिएगा। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।